हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की इंग्लिश लिटरेचर की जितनी भी बुक्स हैं और उनमें जितनी भी पोएम्स एंड चैप्टर्स हैं उन सभी पर मैं एक के बाद एक वीडियो बनाकर आपके सामने लाता हूं अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन और जितने भी वर्ड मीनिंग है वो आपके सामने लेकर आता हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज का जो वीडियो है वो बी हाइव क्लास 9 की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसकी एक पोएम है द डक एंड द कंगारू। ये पोएम है, उस पोएम को आज हम पढ़ेंगे और उस पोएम को आज समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ उसकी मैं समरी भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज की गई हैं वो सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम शुरू करते हैं आज के वीडियो। बुक का नाम है बी हाइव क्लास 9th। इट्स अ टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश इन क्लास 9th एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द डक एंड द कैंगारू, एक्सप्लेन्ड एंड नरेटेड बाय अनुपम मिश्रा। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ही जान लेते हैं पोएम बेसिकली है क्या। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस पोएम ऑफ ए काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स। अब देखिए नॉनसेंस वर्ड वर्स आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज़ हो सकती है, एक नया चीज़ हो सकती है। हो सकता है पहले आपने इस तरह की कोई पोएम हो सकता है पढ़ी हो, लेकिन ये पोएम किस कैटेगरी में आती है, किस तरह की पोएम है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली ये पोएम है एक कैंगारू और एक डक है, उन दोनों के बीच में आपस का एक कॉन्वर्सेशन यानी कि संवाद है। और किस तरीके से डक अपनी थोड़ा लाइफ से जो थोड़ा सा फेडअप है, फेडअप किस सेंस में है कि वो जिस जगह पर रहती है वो हम जानते हैं कि जो डक है बेसिकली एक वाटर एनिमल है और वो या तो पानी में पॉन्ड में या उसके आसपास के जगहों पर पाई जाती है। और दूसरा कैंगारू एक लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो कि पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि कैंगारू बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया तक ही लिमिटेड है, वहीं तक सीमित है, बाकी और देशों में कंगारू शायद नहीं पाए जाते हैं। तो कंगारू चूंकि एक टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक लैंड एनिमल है, तो वो लैंड में उसको पूरी फ्रीडम मिली हुई है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन में डक जो है कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी लाइफ से बहुत फेडअप हो चुकी है, एक ही जगह पर रहते रहते बहुत लंबा समय हो गया और वो चाहती है कि वो पूरी दुनिया को घूमना चाहती है। तो वो कैंगारू को किस तरीके से कन्विंस करती है, ये सारी बातें इस पोएम में हम पढ़ेंगे आज। नॉनसेंस वर्स क्या होता है? बेसिकली वो पोएम जिसका कोई बेसिकली एक ह्यूमरस पोएम होती है, जिसको कहते हैं कि जैसे हास्य रचना होती है, और इन पोएम का कोई बेसिकली सिर पैर नहीं होता है। नॉनसेंस का मतलब एक ऐसी पोएम जिसमें केवल ह्यूमर है, उसमें आप ज़्यादा लॉजिक का इस्तेमाल नहीं इन पोएम में नहीं करना चाहिए। बेसिकली एक ह्यूमरस वे में उसको पढ़ना है और ह्यूमरस वे में ही उस पोएम को समझना है। दिस पोएम elaborates द डिज़ायर ऑफ ए डक विच इज़ अ वाटर एनिमल एंड कन्फाइंड विद इन द लिमिट्स ऑफ ए पॉन्ड और ए वाटर रिजर्वायर। जैसा कि मैंने बताया कि पोएम एक डक एक कंगारू के बीच में कॉन्वर्सेशन है, जिसमें डक ये कंगारू को बोलती है कि उसकी दिली इच्छा है, उसकी डिज़ायर है, उसकी इच्छा है कि चूँकि वो एक वाटर एनिमल है और वो पॉन्ड या उसके किनारे, उसके आसपास की जो जगह है वहीं तक सीमित है, और उसकी ये इच्छा है कि वो पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा के आए। उसको कोई ऐसा साथी नहीं मिल रहा है जो उसको अपने साथ ले जाए और पूरी दुनिया दिखा के लाए। तो वो क्या करती है, सो शी रिक्वेस्ट द कैंगारू टू टेक हर टू अ ट्रिप। तो उस कैंगारू को वो रिक्वेस्ट करती है, कैंगारू बहुत सारे उससे क्वेश्चन भी पूछता है, उन क्वेश्चन को वो काउंटर करती है, उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है और बाद में वो कंगारू को कन्विंस भी कर लेती है और कंगारू बाद में आखिर मान जाता है और वो उसकी पीठ पर बिठाकर पूरी दुनिया का वो चक्कर लगाता है। तो होता क्या है, द कैंगारू रिजेक्ट्स दिस प्रपोजल बाय सेइंग दैट द डक वॉज वेट एंड कोल्ड फीट एज अ रिजल्ट ही माइट सफर फ्रॉम रूमेटिज्म। तो कंगारू कहता नहीं, देखो आप तो देखो पानी में रहती हो हमेशा, उसकी वजह से आपके पैर हमेशा गीले रहते हैं, आपका शरीर गीला रहता है और आपके पैर काफ़ी ठंडे होते हैं। तो अगर मैं आपको अपनी पीठ पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर बैठाकर आपको पूरी दुनिया का चक्कर लगाने जाऊंगा तो मुझे ऐसा डर है कि मुझे कहीं भी, जैसे रूमेटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें थोड़ा सा फीवर भी आता है और आँख और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और शरीर में बॉडी में पेन भी होने लगता है। ये रूमेटिज्म बेसिकली एक तरीके का बुखार है जिसमें शरीर में दर्द होता है और आँख और नाक से पानी निकलना शुरू होता है। तो कहता है कि मुझे डर है कि भाई तुम्हारे इस वजह से मुझे किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या मुझे किसी तरीके का कोई बुखार ना हो जाए। अब डक क्या बोलती है, द डक ओवरकम्स दिस ऑब्जेक्शन बाय सेइंग दैट शी हैज अरेंज्ड वार्म सॉक्स एंड अ सिगार फॉर स्मोकिंग एज टू कीप हर वार्म।
तो डक जो है कहती वो शायद इस ऑब्जेक्शन के लिए ऑलरेडी तैयार थी। तो वो उसको क्या समझाती है, वो कहती है कि नहीं आप परेशान मत हो, आप चिंता मत करो, मैंने इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है, मैंने अपने लिए गर्म मोज़े सॉक्स जिनको बोलते हैं वो मैंने अरेंज कर लिया है। और एक अब चूँकि हम कई जगह पर जाएंगे तो चूँकि मेरे पैर गीले रहेंगे उससे आपको ठंड ना लग जाए, तो मैं क्या करूँगी अपने शरीर को गर्म रखने के लिए मैं सिगार भी साथ में लेकर चलूँगी और उस सिगार को यूज़ करने से मेरा शरीर गर्म रहेगा और तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। In the end, she is able to convince the kangaroo for a trip on his back and they hop the world 3 times। और बाद में वो बेसिकली कैंगारू को कन्विंस कर लेती है, मना लेती है कि वो उसकी पीठ पर उस बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने निकल जाती है और दोनों साथ साथ दुनिया के पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर आते हैं। अब बेसिकली हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। पोएम को मैं आपको पढ़कर इसका वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, साथ साथ जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। उनको ऑलरेडी मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया हुआ है और जितने भी इनमें पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई वो सारी की सारी पोइटिक डिवाइसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेड द डक टू द कैंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। तो डक जो है कैंगारू से क्या बात कर रही है, सेड द डक टू द कैंगारू, सेड द डक टू द कैंगारू। देखिए इसकी पहली लाइन में ही एक पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन बेसिकली पोइटिक डिवाइस वो पोइटिक डिवाइस होती है जिसमें एक लाइन में जो वर्ड्स का सही क्रम होता है उसका जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को कभी कभी चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है या इन्वर्ट कर दिया जाता है सो एज टू राइम द पोएम। कभी कभी पोएम को राइम करने के लिए या किसी तरीके किसी बात पर एम्फसाइज करने के लिए लाइन का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है वर्ड्स का उस सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। तो उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। द सेड द डक टू द कैंगारू, देखिए सेड को उन्होंने पहले लिख दिया, वर्ब को पहले लिया है सब्जेक्ट से पहले। ऑलराइट, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो डक ने कैंगारू से क्या कहा, गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस एक तरीके का एक्सप्रेशन है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। वो जब उससे मिलती है उसको देखती है उसको बड़ा सरप्राइज होता है और उसी सरप्राइज के में वो उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि हाउ यू हॉप, कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम इस तरीके से कंगारू का जैसे एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है जब वो चलता है तो वो ज़मीन पर पैर रख कर नहीं चलता है। आपने देखा होगा टीवी में या कहीं वीडियोस में भी देखा होगा, कंगारू हमेशा उछल उछल कर चलता है, कूद कर चलता है, उसको बोलते हैं हॉप। तो डक कैंगारू से क्या कह रही है, अरे मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ओ माय गॉड, इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है कि आप किस तरीके से ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, आप ज़मीन पर भी इस तरीके से कूद कर चल लेते हो, पानी पर भी अब ऐसे आप कूद कर आप कहीं भी चले जाते हो, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं पर रुकने वाले नहीं हो, आप थकते नहीं हो कभी और आप कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हो, चाहे पानी हो या कोई मैदान हो, आप सभी जगहों पर बराबर समान रूप से आप कूद कर बड़े आराम से चल सकते हो। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. अब कह रही देखो मेरी लाइफ जो है, अब जैसा कि मैंने बताया डक एक वाटर एनिमल है जो कि मेनली पानी के स्रोत के आसपास ही पाई जाती है, या तो उसमें पाई जाएगी या उसके आसपास पाई जाएगी। तो वो कह रही देखो मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रही हूँ और मेरी जो लाइफ है बिल्कुल बोर हो चुकी है। बोर का मतलब उसमें कोई कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, और इस गंदे तालाब के पानी में मैं बहुत लंबे समय तक रह रही हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड, और ये मेरी इच्छा है कि मैं इस पूरी दुनिया में जाकर घूम कर आऊँ। एंड आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, और मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि मैं आपके जैसे कूद कर चल सकूँ, सेड द डक टू द कैंगारू। अब देखिए ये लास्ट लाइन को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है और इसके आगे ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है एनाफोरा। एनाफोरा बेसिकली एक तरीके की पोएटिक डिवाइस है। इस पोएटिक डिवाइस का मतलब ये है कि कभी कभी किसी पोएम में या जब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं या फिर कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर लाइन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बार बार रिपीट होती है, तो उस रिपीटिशन को हम बोलते हैं एनाफोरा। जैसे कि एक बहुत फेमस स्पीच आपने लोगों ने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत बड़े सोशलिस्ट और बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं अमेरिका में, उनकी एक बहुत फेमस स्पीच है दैट आई हैव ए ड्रीम, ऐसे करके उनकी बहुत लंबी स्पीच है। तो जो ये लाइन है आई हैव ए ड्रीम वो कई बार रिपीट करते हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या होता है पोइट का, किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए या किसी थीम को हाईलाइट करने के लिए
पोएट एक लाइन को कई बार रिपीट करता है तो उस रिपीटिशन को बोलते हैं एनाफोरा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर वो आगे क्या बोलती है, प्लीज गिव मी राइड ऑन योर बैक, सेट द डक टू द कैंगेरू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, and we would go to the D and the Jolly Bo Lee, over the land and over the sea, please take me a ride oh dear, said the duck to the kangaroo। कैरिक मुझे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर एक राइड पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ दैट आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल शांति से चुपचाप बिना हिल डुले आपकी पीठ पर बैठी रहूँगी, एंड से नथिंग बट क्वैक, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं सिर्फ जो मेरा जिस तरह से वर्ड जो डक है वो जब वो बोलती है तो किस तरह का साउंड आता है, क्वैक का साउंड आता है। ऑलराइट, तो कह रही कि मैं आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बिना हिले डुले में आराम से आपकी पीठ पर बैठी रहूँगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी। ये जो थर्ड लाइन है इसमें एक पोएटिक डिवाइस है जिसको मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है, आपने कई बार पोएम में पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे कि पोएटिक डिवाइस जिसमें कोई एक पर्टिकुलर साउंड या कोई पर्टिकुलर लेटर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, हिंदी में अनुप्रास अलंकार। इसमें आप पढ़िए तो देखिए, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, एस साउंड रिपीट हो रहा है, या कहें एस लेटर को का रिपीटिशन है इसमें, तो इस रिपीटिशन को हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। तो वो कहते हैं कि मैं चुपचाप आपकी पीठ पर बैठूंगी, कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, पूरा दिन द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, जब पूरे दिन जब हम यात्रा करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और नेक्स्ट लाइन में वो बोलती है कि हम कहाँ जाएंगे, दैट वी वुड गो टू द डी एंड द जॉली बो ली। ये दोनों प्लेसेस जो हैं एक इमेजिनरी प्लेसेस हैं, इनके बारे में कभी पढ़ा या सुना नहीं गया है, तो ये सिर्फ एक तरीके का इमेजिनेशन है। तो वो बोलती है कि हम इन जगहों पर जाएंगे, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम ज़मीन पर भी जाएंगे और हम समुद्र के पानी में भी जाएंगे। सो प्लीज़ टेक मी फॉर ए राइड ओ डियर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ओ डियर कैंगारू, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और मुझे पूरी दुनिया का एक बार कम से कम घुमा के ले आओ, कि मैं देखना चाहती हूँ कि बाहर की दुनिया असल में होती कैसी है। अब कैंगारू भी बड़ा होशियार था, उसको लगा भाई ये तो चलो ठीक है, आपस में हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिस तरीके की रिक्वेस्ट मेरे से कर रही है, मुझे लगता है कि मैं वो काम पूरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले अगर मैं इसको लेकर गया तो मुझे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो क्या कहता है, नाउ द सेट द कैंगारू टू द डक। अब कैंगारू डक से कहता है, क्या कहता है, पहले 2 पैराग्राफ में जो डक थी वो कैंगारू को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, तीसरे स्टेंजा यानी पैराग्राफ में अब कंगारू डक से क्या बोल रहा है, वो उसके कुछ ऑब्जेक्शन है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन उनसे पूछता है, क्या बोलता है, and said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection, perhaps on the whole it might bring me some luck, and there seems but one objection, and which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold। अब वो कंगारू क्या ऑब्जेक्शन करता है कि देखो, जो आप बोल रही हो, जो आप कह रही हो, जो आप रिक्वेस्ट कर रही हो, मुझे कुछ थोड़ा सा सोचने का टाइम दो। It requires some kind of thought and consideration. I have to think about it, and I have to consider your request and see both sides of it, both positive and negative, and I also need to see what will be the consequences if I allow you to sit on my back and we together go for a trip to the world। कह रहा चलो ठीक है, हो सकता है कि तुम अगर मेरे साथ चलो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन क्या है, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर आप मुझे बोलने का मौका दें और मैं अपनी बात को सही तरीके से आपके सामने रख सकूं, तो मेरा केवल एक ही ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन क्या है, दैट योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। तो ये आपके फीट जो हैं बहुत ज़्यादा गीले हैं, क्योंकि आप पानी में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी अ रू मैटर्स, सेड द कैंगारू। देखिए, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रू, और उसको वर्ड को आधा ऊपर लिखा है, आधा नीचे लिखा है, सेड द कैंगारू। ये वर्ड रूमेटिज्म है, बेसिकली क्या है, रूमेटिज्म, जो उसकी बात हमने अभी पीछे पैराग्राफ में की थी। रूमेटिज्म एक तरीके का फीवर है जिसमें थोड़ा सा रनिंग नोज हो जाती है और आंखों से पानी भी निकलता है, थोड़ा बॉडी में पेन भी होता है। रूमेटिज्म के ये सिम्टम्स होते हैं।
तो बेसिकली पोएम को राइम करने के लिए तो पोइट ने क्या किया, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, रू को ऊपर रखा और मैटिस को थोड़ा सा स्पेलिंग उसको मॉडिफाई कर दिया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रूमेटिज्म, जो बीमारी है, जो उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो वो कह रहा है कि मेरा देखो एक ही ऑब्जेक्शन है, आप सारा दिन पानी में रहते हो, आपके पैर और शरीर इतना ठंडा रहता है, अगर मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा लूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वजह से मुझे भी सर्दी जुकाम हो सकता है। अब क्या नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 pairs of roasted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, and to follow my own dear true love of a kangaroo। कह रहा ठीक है, मैं आप जो बोल रहे ठीक है, योर ऑब्जेक्शन इज परफेक्टली ओके एंड आई टेक इट। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि मैं काफ़ी समय से इस बारे में सोच रही थी। मैंने किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर मैं पहाड़ों पर पत्थरों पर बैठी और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कुछ अरेंजमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं अपने लिए और आपको भी सेव करने के लिए। वो अरेंजमेंट क्या है कि मैं 4 पेयर सॉक्स लेकर आई हूँ। 4 पेयर क्या है, सॉक्स लेकर आई हूँ। अपने रोस्टेड सॉक्स, वो सॉक्स होते हैं जैसे उनमें उंगलियां थोड़ा वो गर्म भी होते हैं, और विच फिट माई वेब फीट नीटली, और मेरे जिस तरीके के पैर हैं और वो सॉक्स मैं इस तरीके के लिए स्पेशली डिज़ाइंड सॉक्स हैं, वो मेरे पैरों में पूरी तरीके से फिट आ जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पहली चीज़। और दूसरा मैंने क्या अरेंजमेंट किया है, आई हैव बॉट ए क्लॉक। क्लॉक होते हैं जो ऊपर से किसी कपड़ों के ऊपर से कपड़ा पहना जाता है, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा ऊपर से पहनते थे कपड़े, उसको क्लॉक बोलते हैं, स्पेलिंग CLOAK। और एक दूसरा वर्ड होता है क्लॉक, CLOCK। क्लॉक उसका मतलब होता है घड़ी। इस क्लॉक का मतलब CLOAK, क्लॉक का मतलब ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा। तो कहता है कि मैं देखो, एक तो मैं अपने लिए सॉक्स लेकर आई हूँ, दूसरा मैं अपने साथ एक कपड़ा लेकर आया हूँ जो मुझे गर्म रखेगा, एंड एवरी डे आ सिगार आई विल स्मोक, और मैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए रोज़ एक सिगार पीऊँगी। अब देखिए इस लाइन में भी एक पोएटिक डिवाइस है, एंड एवरी डे आ सिगार आई विल स्मोक। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो देखिए कि इसमें जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसको होना चाहिए आई विल स्मोक अ सिगार एवरी डे, ये सही सेंटेंस है, लेकिन वर्ड्स को राइम करने के लिए, लाइन्स को राइम करने के लिए कभी कभी जो पोइट होते हैं वो वर्ड्स का सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, और उस चेंज ऑफ सीक्वेंस को बोलते हैं इन्वर्जन। ये एक पोइटिक डिवाइस है, मैंने पिछले पैराग्राफ में आपको मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगारू, और आप जो भी कहोगे मैं उसको पूरी तरीके से उसको फॉलो करूँगी। कैंगारू बोलता चलो ठीक है, सेट द कैंगारू। कंगारू बोलता ठीक है, ओके, आई टेक ए प्रपोजल, आई एक्सेप्ट ए प्रपोजल एंड आई एम रेडी फॉर इट। तो दोनों क्या करते हैं, सेट द कैंगारू आई एम रेडी। वो बोलता चलो ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए अब तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल। पेल मून लाइट का मतलब ये कि चंद्रमा की रोशनी जब बहुत थोड़ी सी कम होती है तो चंद्रमा का कलर थोड़ा सा हल्का पेल कलर का दिखाई पड़ता है, तो उसमें रोशनी उस समय थोड़ी सी कम होती है। तो कह रहा है चलो ठीक है, आई एम रेडी, ऑल इन द मून लाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। कह रहा ठीक है, मैं आपकी प्रपोजल में एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट ए प्रपोजल, बट आई हैव ओनली वन कंडीशन, दैट आई विल अलाउ यू टू सिट ऑन माई बैक, बट आई विल अलाउ यू टू सिट ऑन माई बैक, बट आई रिक्वेस्ट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी स्टेडी, हिलना डुलना नहीं है, एंड आई प्रपोज यू दैट यू सिट एट द एंड ऑफ माई टेल। आप मेरे पूंछ जो पीछे का हिस्सा है, जो पूंछ वाला हिस्सा है, उस वाले हिस्से पर आप जाके आराम से बैठो, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू बैलेंस योर सेल्फ, कि आप अपने आप को बैलेंस करके रखें। तो डक भी उसके लिए तैयार हो गई। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times अराउंड। तो उसके बाद वो बड़ा खुशी से वहाँ से निकल जाते हैं, और सारा दिन, और जैसे कंगारू की जो एक स्पेसिफिक चाल होती है, वो अपने चाल से कूदता हुआ उस यात्रा पर निकल लेता है। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times अराउंड। वो पूरी दुनिया को कितने चक्कर लगाते हैं, पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा के आते हैं। अब देखिए जो इस लाइन में अगेन एक पोएटिक डिवाइस है, एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times अराउंड। W साउंड या W लेटर जो है रिपीट हो रहा है, तो ये जो रिपीटिशन है वो क्या है, एलिट्रेशन है। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु
एज द डक एंड द कैंगारू। और इस बात को लेकर कौन बहुत खुश था? दोनों ही बहुत खुश थे, डक और कैंगारू दोनों ही खुश थे। तो ये थी पोएम द डक एंड द कैंगारू। इस पोएम का मैंने आपको वर्ड फॉर लाइन एक एक्सप्लेनेशन दिया। जितने भी पोइटिक डिवाइसेस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। पोएम का एक छोटा सा समरी, एक थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया, मेन थीम क्या है पोएम की, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। किस तरह की पोएम है जिसको नॉनसेंस वर्स कहा जाता है, वो पोएम जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, वो केवल ह्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं और उसी तरीके से पढ़ी जाती हैं और उसी तरीके से उनको हमें लेना भी चाहिए। और इस पोएम में किस तरीके से डक का एक कैंगारू के साथ कॉन्वर्सेशन है, किस तरह से डक उससे रिक्वेस्ट करती है और कैंगारू के कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से उसके ही रिजेक्ट्स दिस प्रपोजल, कि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और डक किस तरीके से किस होशियारी के साथ उन सारे ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करती है और बाद में दोनों इस चीज़ पर अग्री हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों कैंगारू उसको अपनी पीठ पर बैठा के पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपका कोई अगर सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो उससे मुझे ज़रूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।